इनमें से सबसे जल्दी पाकिस्तानियों को कौन सा मुल्क वीजा देता है, और ये बताएं कि सबसे मुश्किल किसने हमारे लिए खड़ी करी। ऑस्ट्रेलिया ने कैप लगा दिया अभी रिसेंटली 2,70,000 का, जिसमें वोकेशनल वीजास तो यानी कि जो टेक्निकल वीजास नहीं होते थे उन्होंने देने ही बंद कर दिया। सेम इज द केस विद कनाडा एट द मोमेंट। सबसे ज्यादा जो आसानी से वीजा दे रहा है वो नंबर 1 यूके, नंबर 2 यूरोप, जिसमें फ्रांस है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें नेदरलैंड है, जिसमें हंगरी है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे यूएस इंटरव्यू बेस्ड वीजा है। तो अगर एक बच्चा टैलेंटेड है तो ही विल गेट द वीजा इंशाल्लाह ताला, अगर उसकी प्रिपरेशन ठीक है। यूनिवर्सिटीज अलाउ करती हैं बच्चों को, या इनके पास इतना टाइम स्पेस बच जाता है कि वो काम भी करें? सर वो जो उसने अपनी डिग्री पे इन्वेस्ट किया है, साल से 1.5 साल में वो पैसे वापस कमा लेता है, और उसके बाद उसको 2 साल का PSW मिलता है, जिसकी एब्रिविएशन है पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। और आप ILR अप्लाई कर सकते हो, जो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन इन यूके है, आसान रूफ में नेशनलिटी। तो बिल्कुल वो आपको जॉब की पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं, और जो आप लगा रहे हो वो आप साल 1.5 में वापस कमा लें। ये भी गाइडलाइंस दे देना कि ये स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को कैसे मिल सकती है। स्कॉलरशिप 3 से 4 किस्म की होती है। एक स्कॉलरशिप होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, दूसरी होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, कुछ होती है रीजनल स्कॉलरशिप, इसके बाद कुछ होती है स्पेशलाइज्ड, जैसे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप होती है, ये दुनिया में फार्मा में या AI में दे देते हैं। एक स्कॉलरशिप की किस्म है जो स्टेट ओन्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, जो 100% फ्री भी, जिसमें स्टूडेंट्स जाते हैं। और जो फुल ब्राइट है उसमें कंडीशन ही होती है कि आपने वहां से डिग्री लेके एक सर्टेन टाइम बाद अपने मुल्क को वापस आगे सर्व करें, क्योंकि फुल ब्राइट का मकसद ही ये है कि वो आपको इसलिए मुफ्त में पढ़ा रहे हैं ताकि आप अपने मुल्क के हालात बेहतर करें यहाँ से। सी अरे वाह, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, और मैं समझता हूं कि बहुत ही जरूरी और अहम गुफ्तगू है आज की, जिसका आगाज ही मैं यहीं से करना चाहूंगा कि हमारे पास तो इतने मुल्क हैं, ज्यादातर लोग तो UK जाना चाहते हैं, US जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप के ममालिक में जाना चाहते हैं, और आप ये बताएं कि क्या कोई भी शख्स कहीं भी चला जाए मुल्क से बाहर तो वो कामयाब है, या फिर उस शख्स की कोई एग्जामिनेशन होनी चाहिए कि भाई ये कहाँ जाएगा? सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली होता यह है कि देयर इज अ राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट मार्केट। आप जब वैसे तो आलमी मंडी में जब भी आप निकल जाते हैं किसी भी वेस्टर्न कंट्री में या इंटरनेशनल कंट्री में, तो यू कैन एक्सप्लोर बेटर अपॉर्चुनिटीज, जिसकी एक एग्जांपल ये है उनके पास जॉब मार्केट हमसे बहुत बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा एक बच्चा कंप्यूटर साइंस पाकिस्तान के टॉप अदारे से भी कर लेगा, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, पेपॉल नहीं है, अमेजोन नहीं है, और पाकिस्तान में ऐसी दीगर बड़ी कंपनियां मौजूद ही नहीं है, मेटा मौजूद नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जब वो किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, UK में जाता है, यूरोप में जाता है, आयरलैंड में जाता है, US जाता है, कनाडा, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज उसी बच्चे को अवेलेबल हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ फील्ड्स की कुछ स्पेसिफाइड कंट्रीज हैं, जैसे सिलिकॉन वैली US में ही है, तो CS और डेटा एनालिटिक्स के लिए वो हेवन है। अब अगर एक बच्चे ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, UET से बहुत ज़्यादा नंबर लेके, लंबे चौड़े रट्टे लगा के, वो बहरहाल मैकेनिकल इंजीनियर बन के निकल गया है, तो वो हमारी एक बहुत बड़ी अफसोसनाक अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जो डिज़ाइन है वो ना होने के बराबर हो रहा है। इसके लिए हेवन जर्मनी है, बाकी भी कंट्रीज हैं, बट जर्मनी इज हेवन फॉर दैट पर्सन। वो बच्चा बहुत काबिल है, लेकिन पाकिस्तान में असेंबली लाइन प्रोडक्शन तो फिर भी देखने में आती है, डिज़ाइन 5% से ज़्यादा भी नहीं होता। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत शुक्रिया। लेकिन मसला ये है, हम उस बच्चे को परदेश भेजना चाहते हैं जो यहाँ पे नाकारा है, झगड़ों में इन्वॉल्व है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, हम कहते हैं इसको बाहर भेज दो, ये ठीक हो जाएगा, या इसकी शादी कर दो, 2 हमारे पास सोल्यूशंस होते हैं, और फिर हम उसे बाहर भेज देते हैं। उस बच्चे ने 3 बजे उठ के नाश्ता किया है, शाम को वो करता कुछ नहीं है, दोस्तों के साथ घूमता है, सुबह फजर के बाद वो घर में आता है, और वहां पे जाके वो क्या करेगा? ऐसे बच्चों को आप क्या समझते हैं, क्या फ्यूचर है? क्या इनका भी कुछ बन जाता है उधर? सर, ऐसे बंदे का ये जरूर बन जाता है कि वहां पे जो मजदूरी की लेबर या वेज है ना, वो बहरहाल इतनी ज़रूर है कि वो बंदा एक आईफोन ले लेगा, वो बंदा मॉर्टगेज पे सारी ज़िंदगी की किस्तें पे करके, सूद पे, जो कि हमारे दीन में प्रेफरेबल नहीं है, एक कोठी बना लेगा वहाँ पे, या एक छोटा सा फ्लैट ले लेगा, या सारी ज़िंदगी किस्तें देके एक गाड़ी ले लेगा, मजदूरी करेगा। सर, अगर वो मजदूरी करेगा तो हमने सिर्फ मजदूर तो नहीं बनाने। अगर एक बच्चे को माँ बाप ने यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट करा दिया अपने खून पसीने के पैसों से, और उसके बाद उसको इंटरनेशनल मार्केट में भेजा पढ़ाई के ज़हन से, तो इसलिए तो नहीं भेजा कि वो एक स्टोर कीपर बन के रह जाए, एक कैब ड्राइवर बन के रह जाए। ये फील्ड तब तक बुरी नहीं है जब तक आप अपनी स्टडी के दौरान एज अ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में सर जो बच्चे की आदत आपने यहाँ पे बताई हैं, जो वो यहाँ खट रहा है वही वो वहाँ खटेगा। एक नाशुक्रा आदमी जो है ना सर, एक नाशुक्रा आदमी वो यहाँ पे भी नाशुक्री करेगा, वो बाहर भी नाशुक्री करेगा, और ता जिंदगी नाशुक्री करते करते अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। वहां पे एक बात आसिफ भी मैं ऐड जरूर कर दूं, वहां पे एवरीबडी हैज टू टेक केयर ऑफ हिज ओन थिंग्स। वहां पे आपने अपने कपड़े प्रेस करने हैं, आपने सुबह एक टाइम के मुताबिक उठना है। अगर मीटिंग 8 बजे है यहाँ पे, तो उसकी मेंटल कंडीशनिंग एक साइकोलॉजिकल वर्ड है। मेंटल कंडीशनिंग इस तरह हुई है ना कि शादी 7 बजे है तो 8 बजे घर से निकलना है।
वहाँ पे अगर आपकी मीटिंग 7 बजे, यू हैव टू बी देयर 15 मिनट्स बिफोर दैट मीटिंग, तो वो किसी बड़े कॉर्पोरेट में तो नहीं चल सकेगा। फिर वो वहाँ पे भी दवाइयाँ देगा जैसे यहाँ पे देगा। ऐसे ही बच्चे जाके कहते हैं यूके की इकोनॉमी भी डूब गई, यूरोप की इकोनॉमी भी डूब गई। तो ऐसे बच्चों को अपनी आदत चेंज करने की ज़रूरत है। आपका एक मेन जो है वो गोल वो बच्चों को रिक्रूट करना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, जो कि मैं समझता हूँ आजकल बच्चे खुद भी ऑनलाइन देखते रहते हैं, लेकिन एक स्पेशलिस्ट जो होता है या सर्टिफाइड जो बंदा होता है वो उनको बहुत बेहतर गाइडलाइंस दे सकता है। इसमें आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनल कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में रिक्रूट हो सकते हैं और क्यों इन्हें होना चाहिए? सर इसलिए क्योंकि एक स्किल सेट कई फील्ड्स का हमारे यहाँ पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे मैंने कुछ नाम अभी आपके साथ पहले लिए, अगर मैं इसकी तफसील में चले जाऊँ तो कई ऐसी पढ़ाइयाँ जो हमारे यहाँ पे हो ही नहीं रही हैं, और अगर कुछ ऐसी पढ़ाइयाँ, बड़ी बात होती है इस पे डिग्री वर्सेस स्किल पे, तो पढ़ाई तो बहरहाल ज़रूरी है। अच्छा, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि 1-2 महीने के डिप्लोमे से कोई भी बंदा पढ़ नहीं जाता। उसकी वजह बहरहाल ये है, ये गलत पढ़ाई और रूमर फैक्ट्री है, क्योंकि रिसर्च पढ़ाई के थ्रू ही होती है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ एंटी रिसर्च है। बहरहाल HEC ने ये फार्मूला तो इम्पोज किया गया है कि कोई इतने रिसर्च पेपर नहीं लिखे तो पढ़ा नहीं सकता, लेकिन ये सारी कुछ उस तरह से इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो आपकी जो पॉइंट है कि किन सारी यूनिवर्सिटीज़ में, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है। हम यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से लेके यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स, डरहम यूनिवर्सिटी जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, क्वींस यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर, यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन, द लिस्ट विल गो ऑन। हम देखते हैं कि उसकी फील्ड में किस यूनिवर्सिटी में स्पेशलिटी है। मैं एक एग्जांपल कोट कर दूंगा। एक यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन, ये एग्री फूड टेक्नोलॉजी में मास्टर्स कराती है यूके में, लिंकन शायर में। अब एग्रीकल्चर आपको पता है हमारी इकोनॉमी है, एग्रीगेरियन बेस्ड इकोनॉमी है। सर वो जिस फार्म में बच्चे को प्रैक्टिस कराते हैं, आपका भी एग्रीकल्चर से जो है वो ताल्लुक है, सर वो 500 एकड़ का फार्म है, और उस 500 एकड़ के फार्म में भला कितने लोग हैं जो मुलाजमत पे हैं, जो फार्म की देखभाल कर रहे हैं? एक भी नहीं। वो 500 एकड़ का फार्म की सारी यील्ड और प्रोडक्शन टिल द फाइनल प्रोडक्ट रोबोटिक्स वे में हो रही है। इसकी एक आसान वे ये है, पाकिस्तान में गंदम की औसत 40 मन, इंडिया में 70 मन, चाइना में जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग और इन तरीक साइंस की मदद से 130-140 मन। तो पढ़ लिख के तो बहरहाल वो तरक्की करेगा, उसकी फील्ड से रेलेवेंट टॉप यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ये जो फैक्टर है कि हम लोग तो वहाँ पे जाके पढ़ना ही नहीं चाहते, हम तो काम करना चाहते हैं, तो क्या यूनिवर्सिटीज़ अलाउ करती हैं बच्चों को, या इनके पास इतना टाइम स्पेस बच जाता है कि वो काम भी करें और जो पीछे फैमिली उसको भी सपोर्ट कर सकें? सर यूनिवर्सिटी में मैं अगर आपको यूके की मिसाल दूं, 12,000 पाउंड से लेकर 14,000 पाउंड, 15,000 पाउंड में एवरेज यूनिवर्सिटीज़ की मास्टर्स की फ़ी है। अब इस फ़ी में तकरीबन अगर आप उसका लिविंग एक्सपेंस वगैरह लगा लो तो दैट विल बी अनदर 7 से 8,000 पाउंड। सर 20 आवर्स पर वीक बच्चे को लीगली अलाउड है। 20 आवर्स उसका नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, उसके बाद वो जाके वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। बच्चे सिक्योरिटी की जॉब्स करते हैं, कैब्स चलाते हैं, मैकडॉनल्ड्स में जॉब करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर वो जो उसने अपनी डिग्री पे इन्वेस्ट किया है, साल से 1.5 साल में वो पैसे वापस कमा लेता है, और उसके बाद उसको 2 साल का PSW मिलता है, जिसकी एब्रीवेशन है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। तो उस पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा का मकसद ये होता है आपने 2 साल में एक जॉब हंट करनी है, और जैसे ही वो जॉब मिल जाती है, क्योंकि कुछ लोग इमिग्रेशन का भी पूछते हैं, तो आपका वीज़ा Tier 2 पे कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ अ स्पॉन्सरशिप वीज़ा। 2 साल के अंदर आपने जॉब ढूंढनी है, आपका वीज़ा स्विच हो गया Tier 2 पे। 5 साल आप उस वीज़ा पे सर्व करोगे, उनके रूल्स को फॉलो करोगे, और आप ILR अप्लाई कर सकते हो, जो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन इन यूके है, आसान रूफ में नेशनैलिटी। तो बिल्कुल वो आपको जॉब की पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं, और जो आप लगा रहे हो वो आप साल 1.5 में वापस कमा लेते हैं। मुझे ये बताएंगे दुनिया में ऐसे क्या स्किल्स हैं जिनसे पाकिस्तानी अनअवेयर है, पता ही नहीं है हमें, क्योंकि हम लोग तो एक डिब्बे में कैद लोग हैं, और दुनिया तो आपने जैसे बताया कि 500 एकड़ को रोबोट से वो कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे स्किल सेट्स बताएं जो कि दुनिया में राइज हैं, लागू हैं। आने वाले वक्त में हम पाकिस्तानियों क्या करें, क्या अपनाएं तो फ़ायदा होगा, और किस तरफ जाएं, किस समत हमें बताएं? सर ऑपरेशंस की जॉब दुनिया से ख़त्म हो रही है, हम पाकिस्तानियों से बाहर ही नहीं निकलते। एक इंसान जिसकी हुर्मत को काबे की हुर्मत से तशबीह दी गई है, उस इंसान की तजलील है। सर अगर हम मोटरवे पे आज से कुछ महीने पहले या कुछ साल पीछे चले जाए, तो एक बंदे को सिर्फ हमने इसलिए नौकरी पे रखा था ताकि वो डंडा टाइप पे उठा दे। तो ये एक इंसान की तजलील के मुताबिक हुआ क्या कि आपके ई टैग्स लॉन्च हुए, उस बंदे की नौकरी ख़त्म हो गई। अब उन्होंने उसको स्प्लिट तो कर दिया। आप आने वाले 5 सालों में क्या देख रहे हैं, अगर किसी बंदे की स्किल सेट ये है जो कि कोई स्किल सेट नहीं है,
उसको सिर्फ तो सर डंडा उठाना है। खाना पूरी के लिए रखा हुआ है सर। मतलब वो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं सर। दुनिया स्पेशलाइज्ड स्किल सेट पे चल रही है। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइज्ड स्किल सेट है, बहुत डेवलप किया लोगों ने, हजारों करोड़ों की कंपनीज एस्टेब्लिश कर ली हैं पाकिस्तान में बाहर से काम पकड़ पकड़ के। उसके बाद सर बिजनेस एनालिटिक्स, आपका डेटा एनालिटिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो फील्ड्स है जिनका दौर रहना ही रहना है। बिजनेस सर, बिजनेस हर फील्ड में इंप्लीमेंट होता है, चाहे वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, चाहे हॉस्पिटैलिटी है, चाहे फार्मा है, चाहे हॉस्पिटल है। आपका हॉस्पिटल भी एट द एंड बिजनेस पे चल रहा है, चाहे जर्नलिज्म है, एवरीबडी इज रनिंग ऑन बिजनेस। दूसरा सर मैं एक चीज पर जरूर दरखास्त करूंगा, जब बच्चे भी बाहर जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस वो है, तो एंटरप्रेन्योरशिप पे भी फोकस करें। बी योर ओन बॉस, स्टार्ट रनिंग योर ओन सिस्टम्स आफ्टर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस। मतलब ऐसे नहीं कि पहले जाके पढ़े और उसके बाद कुछ शुरू कर दे। बड़ी दुनिया की कंपनी से सीखें, देखें वो कैसे काम कर रहे हैं, क्यों वो दुनिया पे रूल कर रहे हैं। सर अगर एक वर्ड में बंद करूं तो गूगल, मेटा, एवरीबडी इज डेटा। डेटा पे दुनिया रन कर रही है। आप सोचते हैं और वो आपके सामने इश्तिहार, उम्रे की बात चल रही होती है, क्योंकि आपने अपने मोबाइल को एक्सेस दी होती है, तो वो आपके सामने पैकेज आने लग जाते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो एआई क्या करेगा? क्या ये वाकई सारी नौकरियां छीन लेगा? सर ये वो नौकरियां नहीं छीन सकता जो एनालिटिकल है, जहाँ पे ह्यूमन माइंड, क्योंकि इसको बनाने वाला तो बहरहाल हमारा बिलीव भी है और हमें पता भी है कि हमने ये चीज़ें बनाई हैं, इंसान अशरफुल मखलूकात है। वो दिमाग नहीं छीन सकता, वो एनालिटिकल एबिलिटीज नहीं छीन सकता। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 4 होते हैं, ये तो कैलकुलेटर बहुत पहले से कर रहा है, ये एआई भी कर सकता है। लेकिन 2 + 2 से हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है, हमें 2 + 3 करना चाहिए या 1 करना चाहिए, जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो नहीं छीन सकता। फॉर एग्जाम्पल वो ये तो छीन सकता है, वो डंडा उठाने वाला बंदा तो गायब हो गया, लेकिन वो कितने बंदे किस स्टेशन पे डिप्यूट करने हैं, रावी पे, टूल प्लाजा पे कितने बंदे चाहिए, पिंडी पे कितने चाहिए, ये वो सॉल्व नहीं कर सकता। इसके लिए बहरहाल एनालिटिकल स्किल्स चाहिए। एंड सेकेंडली फवायद और नुकसान क्या है, मैं आपको एक आसान बता दूं। अगर आपके घर का कोई ग्रोसरी स्टोर है आपके मोहल्ले का, तो ये तो हमें पता लग जाएगा कि कितने लोग एंटर हुए और कितने लोग बेबी प्रोडक्ट्स या पैम्पर खरीदते हैं। लेकिन उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन से मजीद प्रोडक्ट्स इन स्टॉक करने चाहिए और इसका हमें कितना फायदा और ग्रोथ की कितनी गुंजाइश मौजूद है, इसके लिए वी विल नीड अ ह्यूमन। एनालिटिकल स्किल्स पे फोकस करें। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप वगैरह, इनमें से सबसे जल्दी पाकिस्तानियों को कौन सा मुल्क वीज़ा देता है? और ये बताएं कि सबसे मुश्किल किसने हमारे लिए खड़ी कर दी है? सर मैं पहले मुश्किल पे आ जाऊंगा, फिर हाँ। आपके सवाल को जरा ट्विस्ट करूंगा। उसकी वजह यह है कि मुश्किल हमने खुद खड़ी की। सर उनको स्किल्ड लोग चाहिए, स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए हमारे पड़ोसी मुल्क की तरह। उनको कैब ड्राइवर्स नहीं चाहिए। अगेन कैब ड्राइवर इज नॉट अ स्किल, और दुनिया में टेस्ला आ रही है, ऑटोमेटिक ड्रिवन कार्स आ रही हैं, कैबलेस हो जाएगा। आप यूएई में जाएं तो अक्सर टैक्सीज अब उन्होंने ऑटोमेटेड ड्रिवन होने लगी, ऑटो पायलट पे चल रही होती है, अब वो दौर खत्म। तो सर हमारे ऑस्ट्रेलिया ने कैप लगा दिया अभी रिसेंटली 2,70,000 का, जिसमें वोकेशनल वीज़ास, तो यानी कि जो टेक्निकल वीज़ास नहीं होते थे, जैसे समझ ले टेफ्टा टाइप कोर्सेज, उन्होंने देने ही बंद कर दिया पाकिस्तान से। क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ से, हमारे बच्चों से मुराद मैं पाकिस्तान पूरों को अपना बच्चा ही कंसिडर कर रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो यहाँ से जाते थे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में फीस दे के, और वहाँ पे फिर लॉयर्स के थ्रू और बाकायदा एक पूरी स्ट्रेटजी के थ्रू अपने वीज़ा स्विच करा के कॉलेजेस में ब्रीच कर देते थे अपनी वीज़ा कंडीशंस को। इस वजह से सर उन्होंने हमें बड़ी बैड लिस्ट में डाल दिया। सेम इज़ द केस विद कनाडा एट द मोमेंट। उन्होंने भी हमारे लिए फाइनेंशियल बहुत हाई कर दिए हैं, हमें GIC ब्लॉक कराना पड़ता है, वो भी तकरीबन $10,000 उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। तो सबसे ज़्यादा जो आसानी से वीज़ा दे रहा है वो नंबर 1 UK, नंबर 2 यूरोप, जिसमें फ्रांस है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें नेदरलैंड है, जिसमें हंगरी है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे US इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा है। तो अगर एक बच्चा टैलेंटेड है तो ही विल गेट द वीज़ा इंशाल्लाह ताला, अगर उसकी प्रिपरेशन ठीक है। लेकिन टॉप पे स्टेटिस्टिकली UK। और मेरी दरख्वास्त इस सवाल के एंड पे ये है कि खुदा के लिए वहाँ पे भी ऐसे रास्ते, जो बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है ना, अगर वो आने वालों के लिए रास्ते बंद कर देता है तो उसको अपनी चालाकी ना समझे, वो ये देखे कि वो वहाँ पे मुल्क का ब्रांड एम्बेसडर है। अगर वो मुल्क को डिफेम कर रहा है तो ये बहुत ज्यादती है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। ये भी गाइडलाइंस दे देना कि ये स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को कैसे मिल सकती है। कुछ लाइक भी होते हैं, जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, टैलेंटेड में, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल भी हूँ या नहीं। तो ये क्या क्राइटेरिया होता है और कितने पैसे मिल सकते हैं? सर स्कॉलरशिप 3 से 4 किस्म की होती है। एक तो मैं बिल्कुल बता दूंगा क्योंकि ये कारामा चीज है। स्कॉलरशिप में सर सबसे पहले एक स्कॉलरशिप होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। उसमें आपके फाइनेंशियल चेक किए जाते हैं। यूएस की कई यूनिवर्सिटीज नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। उसके बाद जो सतह से नीचे उसे मिलेगी। दूसरी होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स 70% से ऊपर है, 80% से ऊपर है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट है।
कुछ होती हैं रीजनल स्कॉलरशिप्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में रह रहे हो, आप साउथ एशिया में रह रहे हो, तो साउथ एशिया स्टूडेंट्स के लिए या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए रीजनल स्कॉलरशिप भी होती हैं। इसके बाद कुछ होती हैं स्पेशलाइज्ड, जैसे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप होती है, या कोई ऐसी फील्ड जिसमें रिसर्च हो रही है दुनिया में, फार्मा में या AI में दे देते हैं। और लास्टली एक स्कॉलरशिप की किस्म है जो स्टेट ओन्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, जो 100% फ्री भी, जिसमें स्टूडेंट्स जाते हैं। आपके कई CSPs हैं जो उन स्कॉलरशिप्स के थ्रू बाद में बाहर जाते हैं। उसमें शिवनिंग है, कॉमनवेल्थ है, उसके बाद DAAD एक स्कॉलरशिप है, ये ऑफर की जाती है। फुल ब्राइट है जो US की स्कॉलरशिप है। लेकिन इन स्कॉलरशिप्स का मकसद, इनके साथ कुछ कंडीशंस अटैच्ड होती हैं। शिवनिंग वर्क एक्सपीरियंस के बगैर नहीं ले सकते। और बाकी आप इनकी वेबसाइट्स पे जाएं, सबकी अपनी वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट के थ्रू रन हो रही होती हैं। और जो फुल ब्राइट है उसमें कंडीशन ही होती है कि आपने वहाँ से डिग्री लेके एक सर्टेन टाइम बाद अपने मुल्क को वापस आके सर्व करना है। क्योंकि फुल ब्राइट का मकसद ही ये है कि वो आपको इसलिए मुफ्त में पढ़ा रहे हैं ताकि आप अपने मुल्क के हालात बेहतर करें यहाँ से सीख। अरे वाह, ये स्कॉलरशिप तो ये हमारे पाकिस्तानियों को मिल सकती हैं? सर 40 से 50 पाकिस्तानी ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये स्कॉलरशिप ग्रैब करते हैं। इसमें एक सुई तक का एक्सपेंस उन्हें अपनी जेब से नहीं करना पड़ता। और उसमें से आपके एक्सपीरियंस में कितना गुजरा? सर मेरे एक्सपीरियंस में देखिए, जो आपके थ्रू हो, सर 40 या 50 हम इसमें गाइड कर देते हैं। अप्लाई वो खुद करते हैं क्योंकि एक टेस्टिंग प्रोसेस है। सर यूनिवर्सिटीज 30 से 50% स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं जो डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज करती हैं। उसमें तकरीबन हमारे सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट गुजरे हैं जो हर साल हमारे थ्रू स्कॉलरशिप लेते हैं। ये क्योंकि आप तनासुब देख लें ना, एक प्रोबेबिलिटी होती है ना, जैसे वो लूडो के दाने में 1/6 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 40 कोई बड़ा नंबर नहीं है। फिर कंप्लीट करने के लिए आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी, आपके पूरे PhDs लाइन में होते हैं, तो इसका तनासुब कम है। आप अप्लाई जरूर करें लेकिन बैक एंड पे कोई एडमिशन लाजमी ले लें, कंफर्म ऑप्शन लेके चलें और उसके बाद आप इन स्कॉलरशिप को फिर लक अपनी अप्लाई कर। और सबसे अहम सवाल मैंने रखा ही सबसे आखिर में, वो कैरियर काउंसलिंग। मुझे क्या बनना है ये मैं नहीं, मेरे माँ बाप तय करते हैं। और जब तक मुझे खुद होश आती है तो मुझे तो ये बनना ही नहीं था। तो व्हाट इज कैरियर काउंसलिंग? राइट टाइम क्या है कैरियर काउंसलिंग का? किस उम्र से, किस क्लास से शुरू करें? नताइज क्या होंगे? सर आपके मुल्क को सिर्फ एजुकेशन बदल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास दुनिया की टैलेंटेड तरीन यूथ है। मैं थोड़ा सा इसका आंसर लंबा दूंगा, वो अलाउ करिएगा। सर एक बड़ा क्लीशे यूज होता है, सबसे पहले तो हमारे माशरे में मुल्क बदलना है। पर मुल्क की में बदलना है, कार बदलो। मुल्क क्या है? घरों का मजमू है। मैंने अपने वालिदैन को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट कर लूँ, अपने बीवी बच्चों को अपलिफ्ट कर लूँ, मेरा घर बदल गया। मेरे साथ अला भी कर लेगा, मोहल्ला बदल गया। मोहल्ला बदलेगा, शहर बदलेगा, शहर बदलेगा, मुल्क बदलेगा। करियर काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है, हमें पता ही नहीं क्या करना है। आपकी कई पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, आई विल नॉट टेक द नेम, बट हमें सबको पता है, जहाँ पे वो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं जो कोर्सेज ऑब्सोलीट हो चुके हैं। मैं हर साल, क्योंकि स्टूडेंट इंटरेक्शन होती है, सैकड़ों में उन बच्चों से मिलता हूँ, और जब उनसे पूछो ना कि भाईजान MA पंजाबी क्यों, MA उर्दू लिटरेचर क्यों, MA इस्लामियात क्यों, सर CSS करेंगे। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बट यू शुड हैव टू कंसिडर कि स्टैटिस्टिकली 5% या 7% क्लैरिफाई करते हैं। सर हम कमर्शियल स्किल्स नहीं ऑप्ट कर रहे, इसलिए करियर काउंसलिंग ज़रूरी है। दूसरा, पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं, जैसे Big 5 मॉडल है, इस तरह की चीज़ें हैं। एक एक्सट्रोवर्ट अगर एक बंदा है तो वो मेरी तरह बैठ के मार्केटिंग देख सकता है, बात कर सकता है, बिजनेस डेवलपमेंट कर सकता है, प्रेजेंटेशन दे सकता है। मैं बैठ के 2 दिन बंद कमरे में कोडिंग नहीं कर सकता, मैं ऑडिट नहीं देख सकता, मैं उतनी हाई लेवल अकाउंटेंसी नहीं देख सकता। एक इंट्रोवर्ट वो देख सकता है, वो ये नहीं देख सकता। कौन डिसाइड करेगा इंट्रोवर्ट सर कौन, ये एक्सट्रोवर्ट कौन? एक बड़ी बंदा करेगा, माँ बाप करेंगे? सर ना बंदा ना माँ बाप, सर दोनों को अपनी स्किल्स को एवेल्युएट उन्हें कर लेना चाहिए बच्चे की। हर बड़े स्कूल में करियर काउंसलर मौजूद है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे 90% लोगों की एक्सेस उन स्कूल्स तक नहीं। तो उसके लिए ये हो सकता है वो देखें उस बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्या वो शाम को बाहर जाके गली में क्रिकेट खेल रहा है, यारी दोस्ती एंजॉय कर रहा है, या बंद कमरे में वीडियो गेम खेल रहा है? वीडियो गेम वाला बच्चा इंट्रोवर्ट है, गली मोहल्ले वाला बच्चा जो है, जो यारों दोस्तों के साथ यारी दोस्ती वाला मेले वाला बंदा है, ही इज एन एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या करे? इंट्रोवर्ट सर कोडिंग, चार्टर्ड, सर दुनिया की टॉप फील्ड्स जो है वो इंट्रोवर्ट्स की हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम किसी साइंस की लैब में काम कर रहे हैं, हम एटॉमिक एनर्जी में काम कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट गो आउट आफ्टर एवरी आवर और दोस्तों के साथ चाय पे गप लगा के वापस नहीं आ सकते। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोडिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AI की बहुत मेजर ऐसी फील्ड है, डिजाइन इंजीनियरिंग, जो इंट्रोवर्ट्स के लिए है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने क्राफ्ट पे फोकस करना है। दे आर नॉट गुड विद मीटिंग न्यू पीपल। दूसरा सर, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, देयर आर नो राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ये फायदा देगी करियर काउंसलिंग। और इंटरनेशनल एक्सपोजर सर, वो मैं ऐड कर दूं, उसे ये फायदा देगा कि हमारी बदनसीबी ये है कि पाकिस्तान में हम एक तरह के कल्चर में ब्रॉटअप हो रहे हैं। मेरी भी स्किन कलर वही है जो आपका स्किन कलर है,
तो थोड़ा सा आप मेरे से गोरे ज़्यादा होंगे, बट मोस्टली वी आर फ्रॉम द सेम स्किन कलर। ये तो जब वीडियो आएगी पता चलेगा। सर द पॉइंट इज दिस, उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम एक ही तरह के, हमारे माँ बाप भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, फिकों का डिवीजन हो सकती है, उसके अलावा ना किसी गोरे से हम सीख रहे हैं उसके तौर तरीके, ना किसी इंडियन से सीख रहे हैं, ना किसी चाइनीज से सीख रहे हैं, ना किसी फ्रेंच से। लेकिन जब हमें उठा के माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर में पहुंचा दिया जाएगा, ये है ना हमारा बच्चे को बाहर पढ़ाने से, तो हमारे डेस्क पे तो सारी डिफरेंट नेशनैलिटीज बैठी होंगी। जब हमें यहाँ से उठा के किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा तो हमारे ग्रुप फेलोज तो सारे इंटरनेशनल होंगे। तो ये बच्चा जिसको सिखाया ये गया है कि नाउज़ुबिल्लाह फलाना फ़िका मुसलमान नहीं थे, फलाना फ़िका मुसलमान नहीं, ये उन बच्चों के साथ कैसे एडजस्ट करेगा? हमने सर अपने आप को ग्लोबली आइसोलेट होने से बचाना है, ताकि ये बच्चे हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बने और हमारे मुल्क की अच्छाइयों को रिप्रेजेंट करें। सर अगर मैं गलत फील्ड में होता, आप गलत फील्ड में होते, वी कुड नॉट हैव बीन सच अ सक्सेस। और करियर काउंसलिंग पे फिर तवक्कल भी रखना है, आंखें बंद करके। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। हमें तो पूरे दिन में सिखाया ये गया, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, तो हमने उसको कंसिस्टेंसी से, ईमान से फॉलो कर। मुझे ये बताएं, किस उम्र में हमें बच्चे की कैरियर काउंसलिंग पे फोकस करना? उम्र क्या है उसकी? सर उसकी आजकल सर क्योंकि इवल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, मेरे और आपके टाइम पे ऐसे सोशल मीडिया गैजेट्स, ये कोको मेलन और ये इवल्स नहीं थे। सर आप ये देखें, बच्चे की मेंटल जो चीज़ें उसके अंदर इंस्टिल कर रही हैं, उस पर गोरा कब से फोकस कर रहा है। जब से वो पैदा होता है तब से वो जो है वो कोको मेलन शुरू हो जाता है और वो राइम्स और वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। हमने आप उसके बाद यहाँ से जो बच्चा, सर बात समझिएगा, जो माँ बाप सिखाएंगे, एक ही माँ बाप के 4 बच्चे हैं, जो लिटरेचर उसको पढ़ाएंगे, जो उसको दिखाएंगे, वो ऑब्जर्व करके वो ही प्रोडक्ट बन जाएगा। 5वीं 6ठी क्लास में उसके तौर तरीके देखें उसको क्या पसंद है, अपनी बर्थडे पे महंगी वीडियो गेम लेनी पसंद है या अपने दोस्तों को इन्वाइट करना पसंद है। अगर उसके अंदर सोशल स्किल नहीं है तो उसको डेवलप करें, लेकिन तयन कर लें कि ये इस फील्ड में जा सकता है या इस फील्ड में। उसके बाद मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करें उसको। सर कोडिंग एक 5 साल का बच्चा भी सीख सकता है, क्यों नहीं? आप 5 साल का नहीं, सॉरी 5वीं क्लास का, 5वीं क्लास का बच्चा 7वीं क्लास का बच्चा भी सीख सकते हैं। क्यों हम समर वेकेशन में उसको, सर वो खत्म हो गया ट्रेंड, हमारे इकोनॉमिकल आते इजाजत नहीं देते कि नानी घर 3 महीने गुजार दे, उसको कोई ना कोई ऐसी स्किल सिखाए और उसका आउटकम देखे। बिल्कुल ठीक है। कमर्शियल स्किल्स क्या है? सर वो स्किल्स जिससे पैसा जनरेट होता है। क्यों हम सारे सेंट बन गए हैं? पाकिस्तान ना इखलाकी तौर पे जो है वो नीचे गया है, मेरी अपनी ओपिनियन है। ना ही हमारे को गुलकार अब अच्छा गाना नहीं गाते, ना ही कोई हमारे जो है क्रिकेटर्स को बैट पकड़ना भूल गया। सर अभी भी अरशद नदीम एक मतवस्त से घराने से उठ के जाके ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आया। कमर्शियल स्किल्स का प्रॉब्लम ये है कि कमर्शियल स्किल्स सर वो स्किल्स हैं जो पैसा जनरेट करके देंगी। हमने पैसा कमाना, हमने सेलिंग इज अ कमर्शियल स्किल। हर बच्चे को बेचना आना चाहिए। आप ये देख रहे हैं कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, कोई क्लोथिंग लाइन शुरू कर रहा है, कोई ई कॉमर्स कर रहा है, बेचना क्यों नहीं आता? आपके महंगे स्कूलों में एक डे होता है, उसे बेक सेल बोलते हैं। हमारे नॉर्मल स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बेक सेल क्यों नहीं करा रहे? वो उसमें वो बच्चा केक बना के लाते हैं, बेकिंग करके लाते हैं, वालदैन उन्हें हेल्प करता है और वो बेचते हैं। सर बेचना आना चाहिए। वो चीज बेचेगा तो अपना आप बेचना है। हमें तो शर्म आती है बेचते हुए। सर बेचने में शर्म कहेगी? सर बेचने में तो बिल गेट्स को, वॉरेन बुफे को, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस गुरु, उन्हें शर्म नहीं आती। सर बेचने में कहेगी शर्म? कमर्शियल स्किल है। डेटा एनालिटिक्स कमर्शियल स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग, एक बच्चा 7वीं क्लास में बैठ के डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। आधे जो लोग जो ये काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी सक्सेसफुल कंपनीज रन कर रहे हैं, उन्होंने कहीं इसकी प्रॉपर तालीम नहीं ली हुई। सर उसको वो स्किल सिखाएं जिससे पैसा जनरेट हो रहा है। अगर ऐसी किसी भी डिग्री में, फॉर एग्जांपल बैचलर्स इन ज्योग्राफी कर लिया उसने 4 साल का, सर पाकिस्तान में उसकी खपत क्या है? कितनी जॉब्स एडवर्टाइज हो रही हैं जिसमें उन्हें ज्योग्राफी के बंदे चाहिए। खुदारा वो स्किल सिखाएं माँ बाप। ये ना कहें जी फलाना बच्चा जी फलानी यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है। ये देखें कि वो स्किल्स की दुनिया को जरूरत भी है कि नहीं। और हम पहले बात कर चुके हैं, ये ना हो जब तक वो खत्म हो उसकी डिग्री तो स्किल। सर एक स्किल थी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये हमारे दौर में 10-15 साल पहले बड़ी फेमस हुई, हर बच्चे ने टेलीकॉम इंजीनियरिंग कर ली। सर अब इस वक्त पाकिस्तान में टेलीकॉम कंपनीज पहले से बढ़ी हैं कि कम हुई? कम हो रही है। सर इकोनॉमिकल एनालिसिस होता है, मर्ज हो रही है, खत्म होगी सर जो पहले होती थी। सर एक एनालिसिस होता है, उसे बोलते हैं पेस्टल एनालिसिस। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, और सर एनालिसिस करके जो स्किल है माशरे में रहना सेलेबल। सर बेचना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बोलना आना चाहिए, बेसिक कोडिंग तो हर बच्चे को आनी चाहिए। ये जब तक स्किल्स आएंगी तो सर वो कोई भी चीज़ अपने आप को भी बेच लेगा और अपने से रेलेवेंट चीज़ें भी जो है वो अच्छी तरह से एक्सेल कर लेगा। फ्रीलांसर का देखते हैं कोई है मुस्तकबिल इस मुल्क का? सर फ्रीलांसर पहला स्टेप है। वो जो लेटर थ्योरी जो होती है ना, लेटर थ्योरी है वो वाली पौड़ी जो छोटे होते हम नहीं लगा के छतों पे चढ़ते थे, हमने जरा मॉडर्न थ्योरी को नहीं, लेटर थ्योरी का पहला पायदान है, पहला पायदान फ्रीलांसर है। उसके ऊपर सर फ्रीलांसर आप बन गए,
लेकिन आप इसके आगे जब तक टीम नहीं बना रहे, जब तक एक्सपैंड नहीं कर रहे, तो आप बिजनेस कैसे कंपनी बने? सर कंपनी देखिए, मैं अभी आपके पास यहाँ पे बैठा बात कर रहा हूँ, मेरी कंपनी में इस वक्त कई 100 लोग काम कर रहे हैं मेरे से। अगर एंटरप्राइज ही नहीं बनेगी सर, ये तो वही फ्रीलांसर वो समोसे वाला है जो अपने ठेले पे आज तक खुद बैठ रहे हैं और अपने बेटे को भी बिठा रहा है और उसके आने वाली नस्ल को भी बिठा रहा है कि गले चो पैसे ना चोरी हो जाए। फ्रीलांसर इज वेरी गुड। आप चाहते हैं समोसे की फ्रेंचाइजीज बनाए? सर स्केल अप करे, कंपनी बनाए, सबसे पहले कंपनी बनाए, सबसे पहले बाहर जाए, सबसे पहले कंपनी बनाए, इन प्लेटफॉर्म से बाहर निकले। ये प्लेटफॉर्म पहली स्टेज के लिए बहुत अच्छे हैं, सेकंड स्टेज पे इनसे बाहर निकले, कंपनी बनाए, टीम बनाए और टीम बना के अपनी वेबसाइट को डेवलप करे। उसके बाद वो आप समझते हैं कि सर उसके बाद तो दुनिया में पूरी, सर दुनिया में किसने क्या नहीं बेचना। अगर मैं या आप लंदन में बैठे हो, हमें बेचना आ रहा हो, तो एक प्रॉपर्टी पे जो कमीशन है ना, वो इतना है कि पाकिस्तान में बंदा 10 साल में नहीं कमा सकता। यूएई में एक प्रॉपर्टी बेचने पे कमीशन लाखों करोड़ों रुपया मिलता है। सर यू शुड, और बेचने में ये नहीं है कि यू हैव टू बी कोई गलत तरीके से बेच रहा है। आपने आपने पानी आपके पास, आपने प्यासा ढूंढना। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने पानी पिया हुआ, मेरी प्यास बुझी हुई और आप मुझे बार बार आके, वो जिस तरह नहीं होता था सोए हुए बंदे को उठा के कहना नींद की वो नहीं होता था। वो बंदा अंदर किसी अपने मूड में बैठा है तो वो दरवाजा खड़का के पहले होता था वो जी सरफ खरीद लें। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट ऑडियंस। प्यासे को पानी दें, पानी अच्छा तो वो क्यों नहीं पिएगा, 2 लोगों को और भी बताएगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। हाँ, और ये पता कब लगेगा? एजुकेशन। ये सारी बातें क्या है, ये पेस्टन एनालिसिस क्या है, ये स्वॉट एनालिसिस क्या है, ये आपका जो है हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट और लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट को कैसे, ये सारा कुछ किताबों से मिलेगा। खुदारा पढ़ाई पे फोकस करें, पाकिस्तान में भी और बाहर भी जाके अपने आप को अंडरसेल नहीं करें। आजकल एक टर्म आई है पाकिस्तान के अंदर, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, डिजिटल जर्नलिस्ट, इनका क्या फ्यूचर? सर डिजिटल जर्नलिस्ट होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप सिर्फ क्रिटिक विदाउट एनी सोल्यूशन कर रहे हैं तो नो क्रिटिक एवर चेंज द वर्ल्ड। अगर आप क्रिटिक विदाउट सोल्यूशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म हमारा सर मसला है, हम एनालिटिकल नहीं है। जर्नलिज्म को एनालिटिकल होना चाहिए। हमारा फोकस क्या, हम इमोशनल है, इमोशनल चीज़ें बिकती हैं और इमोशंस हम बेच रहे हैं। सर सेलेबल और कमर्शियल स्किल्स की जिनकी मैंने बात की, सबसे पहले मैं एक चीज़ जज करता हूँ जब किसी को भी हायर करना है, जब हायर ग्लोबल फील्ड में, EQ, इमोशनल कोशेंट। सर हमारे इमोशनल कोशेंट इतने हाई ना हो कि जो हमें पसंद है, अगर जो फिगर या जो पर्सनालिटी है मुझे या आपको पसंद है, उसकी बेस पे हम अपने चैनल और अपनी एंटरप्राइज को तबाह कर लें, तो क्या ये जस्टिफाइड है? क्या वो एक समझदार बिजनेस पर्सन है? मेरा नहीं ख्याल। आपने तो बहुत सारे लोगों पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। सर देखिए ना, मेरी एक पॉइंट सुने आप। सर मैंने आपको बोला मुल्क कैसे बदलेगा, आपने अपना घर, अपना मोहल्ला बदलना है। एक मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं 1000 बंदे अपने मरते तक ट्रेन कर सकता हूँ। मैंने अपना चैनल ही बंद करा लिया और मैं उन तरफ चला गया हूँ जिस तरफ मैं लाइंस क्रॉस कर रहा हूँ। मैं पसंदी, सर मेरी पसंद और मेरी नापसंद मेरी जाती है। मेरे चैनल पे और कंपनी पे जो 50 लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है उनकी वो पसंद ना हो, मैं उनके रिस्क में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूँ? अच्छा, बस एक आखिरी सवाल, मैं चाहता हूँ कि लोग आपकी क्रेडिबिलिटी को इस सवाल से एनालाइज करें। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, इंडिपेंडेंट भी हूँ और प्रेस क्लब के साथ भी काम करता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि मुझे आप क्या देखते हैं, मैं कैसा काम कर रहा हूँ, मैंने फील्ड सही चुनी है, मैं सही काम कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए था और क्या कर रहा हूँ, इस बारे में थोड़ी गुफ्तगू कीजिए। आसिफ भाई, सबसे पहली बात तो ये कि जब हमने एनालिसिस किया ना, जो बंदा सुन्नत तरीके पे चल रहा है वो काम ठीक कर रहा है। उसकी मैं पहली बात बता दूं, मैं इस चीज़ का बड़ा हामी हूँ कि सुन्नत तरीका क्या है, कंसिस्टेंसी से काम करना। आपको काम करते हुए 8 से 9 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं जिसमें आप जर्नलिज्म को ही फोकस कर रहे हो। इसका पहला मकसद आपके ज़हन में करियर काउंसलिंग क्लियर है, आपने जिस फील्ड को चुना है आपको पता है कि आप टाइम और स्पेस से आउट होकर वो काम कर रहे हैं। मैं आपको अपनी एक मिसाल दे दूं, मैंने सुबह का खाना नहीं खाया, मैं खाना शाम को खाता हूँ, ये एक अच्छी या बुरी? मैं जब अपने काम पे बैठा हूँ तो मैं टाइम और स्पेस से आउट हूँ, आप मेरे से काम करा रहे हैं, आई विल बी आउट ऑफ टाइम एंड स्पेस उस काम के दौरान। यू आर दैट पर्सन माशाल्लाह। आपके चैनल पे मुझे कोई मटेरियलिज्म प्रमोट होता कभी नहीं नजर आया। देखिए कुछ इंटरव्यूज और कुछ चीजें तो हमने बहरहाल करने होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं नजर आया कि आपने जिस तरह होता नहीं है। मैं एक लॉयर भाई है, उनकी वीडियो देख रहा था तो वो अपनी महंगी घड़ी दिखा के कह रहे थे कि देखो जी लैली 50 लाख की घड़ी। सर दिस इज नॉट समथिंग, ये क्या ना हमारा दीन सिखाता है ना कामयाब बंदे की निशानी है। दुनिया के अमीर तरीन लोग तो एक टी शर्ट में घूम रहे हैं, जकरबर्ग तो एक टी शर्ट में घूम रहा है, वॉरेन बफेट तो एक टी शर्ट में घूम रहा है। सर आप अपने काम को टाइम और स्पेस से आउट होके कर रहे हैं और आपके काम से कई लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। वो जर्नलिस्ट आप और मैं समझते हैं कि यहाँ पे जर्नलिज्म की तनख्वाहें 6-6 महीना डिले करके दी जाती हैं। एक कॉमन प्रैक्टिस है सर, आप उस हर बंदे का ख्वाब है जो इस मुल्क में रह के रोटी कमाना चाहता है। वो बच्चा जिसे 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और उसके घर के ऐसे हालात हैं कि घर में रोटी नहीं है या माँ की दवाई के पैसे नहीं है, सर आप उस हर बंदे का ख्वाब है। अगर एक बंदा एंटरप्राइज सेट करना चाहता है तो हम और कुछ ना करें सर, इंस्पायर तो कर सकते हैं, पॉजिटिवली कर सकते हो। तो वो सर मुझे लगता है अगर वो भी नहीं करेंगे
तो जो अल्लाह ने हमें नेमत अता की हम उसकी नाशुक्री कर रहे हैं और बेकदरी कर रहे हैं। मैं एक आखिरी बात अपने, मैं थोड़ा सा जरा ब्लंट आदमी हूँ तो मैं अपने तरीके से बता दूँ। मैंने एक बंदा बैठा, उसने ना वो क्रेडिबल बड़ी स्किल्स थे लेकिन वो उसे यूटिलाइज नहीं कर रहा था, तो नमाजी आदमी था। मैंने उसके सामने एक खाने की प्लेट रखी, मैं कहा इसको ठुटे मार सकता है? कह रहा नाउजुबिल्लाह सर, इसे कैसे मार सकता हूँ? मैं कहा क्यों? कहा अल्लाह का रिस्क है। तो मैं कहा जो स्किल तुझे दी है वो भी तो अल्लाह ने दी है, वो सो के गुजार देता है। नाशुक्री तो हर चीज़ की नाशुक्री है, हर चीज़ की। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने कीमती वक्त दिया। मैं नाज़रीन से ये इल्तमास करना चाहूँगा कि हमारी क्रेडिबिलिटी या हमारा जो मेहनत है आपके साथ जो ये सांझी चल रही है इतने सालों से, उनमें चंद ही इंटरव्यूज़ ऐसे हम कर पाते हैं, क्योंकि हीरे ढूंढना जो है ये कोई आसान काम नहीं है। ही इज़ वन ऑफ द जेम्स। ये एक पॉडकास्ट नहीं रहेगी, ये मेरा आपसे वादा रहा। आप इसमें मज़ीद सवालात इनसे पूछें और वो आपके मज़ीद सवालात उठा के मैं दोबारा इनके पास हाजिर होऊंगा और मैं इनसे वो आपके पूछे हुए सवालात भी पूछूंगा। दरअसल गुजारिश ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त बदलने के लिए मैं ये समझता हूँ कि एक अहम किरदार सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अदा कर सकता है। इसके अंदर हमें ये चूज़ करना है कि हमें टिकटॉक पे नाचती हुई घरेलू ख़वातीन देखनी है, गालियाँ देखनी है, या हमें उन लोगों को सुनना और देखना है जो आपको वो मुफीद मशवरे दे सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, जो आपको स्किल बता सकते हैं, जो आपको ये बता सकते हैं कि तुम्हारी शख्सियत में ये कमी है, ये कर लो ऐड ऑन और तुम बेहतर हो जाओगे। या तुमने ये पढ़ा है, तुम्हारे लिए तुम्हारी जॉब इतने पैसे तुम्हें माहाना कमा के दे सकती है, तुम इस मुल्क में चले जाओ। ये बहुत बड़ी बातें होती हैं, ये आज तक आपको शायद किसी और प्लेटफॉर्म से नज़र ना आई और मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में चंद अच्छे किए गए इंटरव्यूज़ में से मुझे ये भी बहुत पसंद रहेगा। ये तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप सोना उठाना चाहते हैं, चांदी उठाना चाहते हैं, कचरा उठाना चाहते हैं, आप जो चाहें देख सकते हैं। खुद मुख्तार हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, आप लोग व्यूअर्स हैं, आप ही के दम से ये चीज़ें चलती हैं। इस वीडियो को गुजारिश ही अगर आपने अभी तक देख लिया तो इसका मतलब है आप आधा घंटा से ज़्यादा हमें सुन चुके हैं। आप एक मेहरबानी ये भी करें कि इसको शेयर करें ताकि आप ना सही आप कोई और दोस्त, कोई और ज़रूरतमंद जो है इससे फ़ायदा उठा सके। और अपने सवाल लिखना मत भूलिएगा, हम दोबारा इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।